गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज की क्लास को पढ़ने के लिए अच्छे से रेडी होंगे। आज हम लोग मिडवाइफरी पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जो कि मिडवाइफरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम लोग आज इसको बहुत ही विस्तार से अच्छे से पढ़ेंगे। उसके पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी नाम से सोचिए कि एक टॉपिक मतलब क्या हो सकता है। हम जब कोई भी टॉपिक को पढ़ने जाते हैं तो जब उसका नाम पहली बार सुनते हैं तो हमें गेस जरूर करना चाहिए कि उसका मतलब क्या हो सकता है। तो भी आप लोग गेस करके बताएंगे कि एक टॉपिक का मतलब क्या हो सकता है। ये आप लोग गेस करके बताओगे अभी कि आपके माइंड में एक टॉपिक, ये नाम आप लोग के माइंड में क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा। और आप सभी लोगों में से कितने लोग ऐसे हो जो पहली बार इसका नाम सुन रहे हो, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का नाम आप लोगों में से कितने लोग हो जो पहली बार सुन रहे हो, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो हम लोग टोटल इसमें 10 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर हम लोग 10 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट हम लोग देखेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डिफिनेशन, सेकेंड टाइप देखेंगे और कॉमन साइड, उसके बाद रिस्क फैक्टर देखेंगे और केसेस। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है कि कोई जो बीमारी है ना, ऐसा हम और क्या काम करेंगे कि वो और ज़्यादा बढ़ जाए। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए बताएं तो अगर किसी को शुगर का प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर है अगर किसी को, और हम अगर उसे और भी शुगर दे दें तो उसका रिस्क बढ़ जाता है, वो होता है रिस्क फैक्टर। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि अगर हम करते हैं तो वो और ज़्यादा उसको जो बीमारी है उसका और ज़्यादा बढ़ने का चांस हो जाता है, वो होता है रिस्क फैक्टर। और केसेस मतलब कारण, कि जो बीमारी हो रही है वो क्यों हो रही है। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है कि कोई बीमारी कैसे हमारी बॉडी में एंटर की और वो हमारे बॉडी में एंटर करके हमें कैसे नुकसान पहुंचा रही है, वो होता है पैथोफिजियोलॉजी। क्लासिकल ट्रायड हम लोग ओनली इसमें देखेंगे। मतलब ये होता है कि 3 ऐसे सिम्टम्स जो कि कंपलसरी वो रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद है डायग्नोसिस, क्या टेस्ट करेंगे, मैनेजमेंट देखेंगे या ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन देखेंगे, कैसे रोकथाम कर सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे, एक जो नर्स होती है उसका इसमें क्या रोल होगा वो देखेंगे। प्रोग्नोसिस एंड फ्यूचर फर्टिलिटी, फ्यूचर देखेंगे, मतलब ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो फ्यूचर में क्या रूप ले सकती है, ठीक होगा, सही होगा कि नहीं, और ज़्यादा बढ़ जाएगा या नॉर्मल रहेगा। मतलब जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसका फ्यूचर देखेंगे, वो कैसा होगा। बस ये 10 टॉपिक हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से पढ़ने के लिए। तो सभी लोग अच्छे से रेडी हो, सब लोग इस टॉपिक को पढ़ने के लिए रेडी हो। इतना टॉपिक इसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे और बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग क्लास के साथ हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो सबका ध्यान है वो इधर होना चाहिए, बोर्ड की तरफ, क्योंकि सबका ध्यान इधर रहेगा। आपका जो मन है और जो आपकी दोनों आई है वो इधर बोर्ड पे होनी चाहिए, ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। कोई भी चीज़ ऐसा ना रहे कि आपको डाउट रहे। अगर आपका मन इधर नहीं रहेगा तो मैं चाहकर भी आपको सारी चीज़ समझा नहीं सकती हूँ। अगर आपका मन, आप अपने मन से अच्छे से अपना मन इधर करके रखेंगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो तैयार हो सब लोग तैयार हो? ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफिनेशन से। डिफिनेशन, अब हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डिफिनेशन देखेंगे। मतलब एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है वो होता क्या है। तो कह रहा है कि व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग ग्रो आउटसाइड द यूट्रस मोस्ट ऑफन इन द फैलोपियन ट्यूब। व्हेन मतलब जब फर्टिलाइज्ड एग ग्रो करता है आउटसाइड द यूट्रस, और मोस्टली कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है
मदर की यूट्रस में जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस में ग्रो ना करके यूट्रस के आउटसाइड में जो फर्टिलाइज्ड एग है उसे जो ग्रो करना चाहिए वो मदर की यूट्रस में करना चाहिए, पर वो मदर की यूट्रस में जहां उसको ग्रो करना चाहिए वहां ग्रो ना करके वो कहीं और जाकर के इम्प्लांट हो रहा है, जिसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये मोस्ट ऑफन इन द फेलोपियन ट्यूब, मोस्टली ज्यादातर होता कहाँ पे है, फेलोपियन ट्यूब में। ये जो कंडीशन है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ये ज्यादातर फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो मेरा बात कहने का समझ में आया आप लोग को? एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है समझ में आया? सीधा सा ये कि जो मदर के यूट्रस में जो फर्टिलाइज्ड एग है उसे जहां इम्प्लांट होना था वहां इम्प्लांट ना हो करके वो यूट्रस के आउटसाइड में इम्प्लांट होता है, जिसे बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ज्यादातर कहाँ पर होता है? फेलोपियन ट्यूब में। समझ में आया डेफिनेशन? एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट है टाइप कॉमन साइट। टाइप या कॉमन साइट बोलिए, दोनों हम एक ही में पढ़ते हैं। टाइप भी वही होता है और कॉमन साइट मतलब कहाँ, ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा ये कहाँ कहाँ डेवलप होगा वो होता है कॉमन साइट। तो सबसे पहले फर्स्ट आता है ट्यूबल प्रेगनेंसी। जैसे कि ऊपर आप लोग देखें कि ये सबसे ज्यादा डेवलप कहाँ हो रहा था? फेलोपियन ट्यूब में। तो फर्स्ट आता है ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी में क्या है? फर्स्ट है एम्प्यूला, मतलब जो ट्यूबल प्रेगनेंसी जो फेलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट था। जब आप लोग फेलोपियन ट्यूब, जब आप लोग यूट्रस का स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उस टाइम पे आप लोग को पता है ना, उस टाइम पे जो फेलोपियन ट्यूब था उसका मैंने तीन पार्ट बताया था, जिसमें जो बीच का पार्ट था उसका नाम क्या था? एम्प्यूला। ये 3 पार्ट था फेलोपियन ट्यूब का, तो जो ये बीच का पार्ट था इसका नाम है एम्प्यूला। तो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यहाँ पर आकर के यहाँ इसकी दीवार से, इस फेलोपियन ट्यूब की दीवार से एम्प्यूला पार्ट में यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा। इसको बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। समझ में आया? मतलब फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट में जाके फर्टिलाइज्ड एग जो है उसका वहां पर इम्प्लांट हो जाना, वहां पर चिपक जाना, उसे बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। समझ में आया? रिस्क क्या क्या हो सकते हैं? ट्यूबल रैप्चर। अब अगर जब बेबी ग्रो करने लगेगा तो जो हमारा यूट्रस होता है वो फैलता है, पर जो फेलोपियन ट्यूब होता है ये फैलने का काम नहीं करता है। अब जब वो फैल नहीं हो पाएगा तो उस टाइम पे ट्यूब क्या होगा? रैप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। इंटरनल ब्लीडिंग। अब अगर ट्यूब फटेगा तो जाहिर सी बात है कि ब्लीडिंग होगा, तो इंटरनल ब्लीडिंग होगा। ये होता कितने में है? 95% केसेस में ट्यूबल प्रेगनेंसी पाया जाता है। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझ में आई? किसी को कुछ डाउट इतने में? किसी को कुछ डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप लोग यहाँ पर क्लास में हमसे पूछ सकते हैं। सेकेंड हम लोग देखते हैं ओवेरियन प्रेगनेंसी। फर्स्ट हम लोग देखे हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी में मैं आप लोग को बताई थी कि पहले मैं आप लोग को ये संरचना नहीं बनाई थी, अभी बना दी हूँ, क्योंकि ऐसे आप लोग को शायद समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए फिर से मैं इस स्ट्रक्चर को बना दी हूँ। तो ट्यूबल प्रेगनेंसी में क्या था, मैं आप लोग को बताई थी कि वो जो फेलोपियन ट्यूब था उसके एम्प्यूला पार्ट में क्या हो रहा था, जो फर्टिलाइज्ड एग था उसका इम्प्लांटेशन हो रहा था। तो जो यूट्रस का ये जो फेलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला पार्ट है ये मिडिल वाला पार्ट है, यहाँ पर जो फर्टिलाइज्ड एग था वो यहाँ पर आकर के इम्प्लांट हो रहा था, यहाँ पे आके चिपक रहा था। सेकेंड हम लोग देखते हैं ओवेरियन प्रेगनेंसी। ओवेरियन प्रेगनेंसी में क्या होता है? इम्प्लांटेशन ऑन ओवरी, मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ओवरी में, ओवरी पर इम्प्लांट होगा। तो ओवरी कहाँ हमारा होता है? यहाँ पर। ओवरी कहाँ है? यहाँ पर है। तो मतलब कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यहाँ पर इम्प्लांट होगा।
जिसे बोलते हैं ओवेरियन प्रेगनेंसी। होता क्या है, रेयर टाइप, बहुत कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा ऐसा, क्योंकि पहले ही जो ट्यूबल प्रेगनेंसी था वो ही 95% पाया जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केसेस में। तो ये बहुत रेयर टाइप मिलेगा, मतलब बहुत कम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। रिस्क क्या होगा, ओवरी रैप्चर। जो ओवरी है, अगर जब वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो जब ओवरी के अंदर यहाँ पर ग्रो करने लगेगा तो ये रैप्चर हो सकता है, क्योंकि इसे तो फैलना नहीं आता, ये फैलेगा नहीं यूट्रस की तरह, इसीलिए जब जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ग्रो करेगा तो ये रैप्चर कर जाएगा, फट जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है सर्विकल प्रेगनेंसी। सर्विकल प्रेगनेंसी में क्या होता है, इम्प्लांटेशन इन सर्विक्स। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो सर्विक्स में इम्प्लांट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर वो आकर के जो फर्टिलाइज्ड एग है वो यहाँ पर आकर के इम्प्लांट होगा, जिसे बोलते हैं सर्विकल प्रेगनेंसी। होगा क्या, हैवी विजाइनल ब्लीडिंग कॉमन। इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा हैवी विजाइनल ब्लीडिंग होगी। उसके बाद है यूट्रस में बी डिफिकल्ट टू सेव। इस कंडीशन में क्या होगा, सर्विकल प्रेगनेंसी की कंडीशन में जो यूट्रस है उसे बचाना मुश्किल है, शायद जो यूट्रस है उसे मदर के स्टमक से उसे पूरी तरह से रिमूव करना पड़े, निकालना पड़े, इस कंडीशन में, सर्विकल प्रेगनेंसी के कंडीशन में। तो ये समझ में आया, ये तीनों समझ में आए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। फोर्थ देखेंगे एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में क्या होता है, इम्प्लांटेशन इन एब्डोमिनल कैविटी। जो फर्टिलाइज्ड एग है वो ना एब्डोमिनल कैविटी में, मतलब जो वुमेन, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके स्टमक में जाकर के वो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इम्प्लांट होगा, उसे बोलते हैं एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। कहाँ पर हो सकता है, लीवर में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है, या फिर पेरिटोनियम कैविटी के पास हो सकता है। ये होता क्या है, वेरी रेयर, बहुत कम पाया जाता है, लेकिन बहुत कम तो पाया जाता है लेकिन बहुत ही डेंजर होता है। एब्डोमिनल प्रेगनेंसी जो है वो बहुत कम पाया जाएगा लेकिन बहुत डेंजर होगा। रिस्क सीवियर ब्लीडिंग, ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। मैटरनल मोर्टिलिटी, जो मदर है इस कंडीशन में उसका डेथ भी हो सकता है। तो ये 4 पॉइंट समझ में आया। अभी तक हम लोग जो 3 पॉइंट देखे थे उसमें हमारे यूट्रस के अंदर ही जो फर्टिलाइज्ड एग था वो इम्प्लांट हो रहा था, मतलब जो हमारा ये स्ट्रक्चर है इसी के अंदर। पर अभी क्या हो रहा है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो अदर साइड में जाके, मतलब एब्डोमिनल स्टमक में जाकर के इम्प्लांट हो रहा है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कर्नल प्रेगनेंसी। इतना समझ में आया सबको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर्नुअल प्रेगनेंसी। कर्नुअल प्रेगनेंसी क्या होता है, इम्प्लांटेशन यूट्रस कॉर्नर। इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है ना वो यूट्रस के मसल के अंदर उसका इम्प्लांटेशन होता है, कर्नुआ पार्ट में, और या फिर उसी को इंटरस्टिशियल पार्ट भी बोलते हैं। होता क्या है, लेट रैप्चर। अब जब जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका जो इम्प्लांटेशन होगा वो यूट्रस की जो मसल होगी उसके अंदर होगा, अंदर होने की वजह से उसका जो भित्ति होगा, मेम्ब्रेन, वो मोटा होगा, जिसकी वजह से उसको फटने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, और वो मोटा होने की वजह से जब वो फटेगा तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगा। तो लेट रैप्चर, मोटा होने की वजह से ज़्यादा लेट में रैप्चर होगा। रिस्क क्या होगा, सीवियर हैमरेज, ज़्यादा ब्लीडिंग होगा, क्योंकि वो जो मसल की, यूट्रस का जो मसल है उसका जो दीवार है वो मोटा होगा, जिसकी वजह से हेमरेज होने में लेट होगा और बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होगी। ये समझ में आया सबको, कर्नुअल प्रेगनेंसी सबको समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिस्क फैक्टर या फिर केसेस बोलेंगे। केसेस मतलब क्या कि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है वो क्यों हो रही है,
क्यों, क्या कारण है जिससे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। फर्स्ट है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जिसे शॉर्ट में PID भी बोला जाता है। शॉर्ट में क्या बोलोगे, PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। उसके बाद है ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी मतलब क्या, आप लोग पहले जानते हो ना। ट्यूबल प्रेगनेंसी मतलब कि जो ट्यूब में जो फर्टिलाइज्ड एग था, जो ट्यूब में इम्प्लांट हो रहा था, उसे बोलते हैं ट्यूबल प्रेगनेंसी। उसके बाद है IUCD, जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। अगर ये यूज किया जा रहा है तो भी ये हो सकता है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट अगर चल रहा है, मतलब ये कि कोई वोमेन है जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही है और उसे प्रेग्नेंट होने के लिए वो ट्रीटमेंट करवा रही है, तो वो होता है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट। उसके बाद है स्मोकिंग। तो ये 5 पॉइंट आप लोग को समझ में आए। किसी को कुछ डाउट इसमें केसेस में? बहुत सिंपल सा है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्लासिकल ट्रायड। क्लासिकल का मतलब होता है ऐसे साइन और सिम्टम्स जो कि कंपल्सरी दिखेंगे ही दिखेंगे, और ट्राइड मतलब 3। तो 3 ऐसे साइन और सिम्टम्स जो कि होंगे ही होंगे। तो कौन कौन सा होगा? फर्स्ट होगा एमेन्यूरिया, मतलब मिस्ड पीरियड, पीरियड का रुक जाना। उसके बाद है लोअर अब्डोमिनल पेन, पेट के नीचे वाले हिस्से में पेन होगा। उसके बाद है विजाइनल ब्लीडिंग, विजाइना से ब्लीडिंग होगा। तो ये तीनों समझ में आया। सबसे पहले कि पीरियड जो है उस मिस्ड पीरियड होगा, पीरियड रुक जाएगा। दूसरा है लोअर अब्डोमिनल पेन, स्टमक में नीचे की तरफ पेन होगा। उसके बाद है विजाइनल ब्लीडिंग, विजाइना से ब्लीडिंग होगा। तो ये तीनों समझ में आया। क्लासिकल ट्रायड में ये तीनों वर्ड आप सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है तीनों वर्ड में लेके? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। मैं स्टार्टिंग में ही आप लोग को बताई थी कि पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो इसका जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें क्या होगा? फर्स्ट है एग इम्प्लांटेशन आउटसाइड यूट्रस। इसका मतलब ये है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका इम्प्लांटेशन कहाँ हो रहा था एक्टोपिक प्रेगनेंसी में? यूट्रस के आउटसाइड में। तो यूट्रस के आउटसाइड में जो फर्टिलाइज्ड एग था उसका इम्प्लांटेशन होगा, जिसकी वजह से जो, जैसे कि अगर ट्यूब में जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका इम्प्लांटेशन ट्यूब में हुआ तो क्या होगा? ट्यूब कैन नॉट स्ट्रिच, जो ट्यूब है वो फैलेगा नहीं, और जब ट्यूब फैलेगा नहीं तो जो मदर है उसको पेन और ब्लीडिंग होगा। समझ में आया? सीधा सा अगर बात ये बोले पैथोफिजियोलॉजी में, तो जो फर्टिलाइज्ड एग है उसका जो इम्प्लांटेशन होगा वो यूट्रस के आउटसाइड में होगा। जैसे कि अगर ट्यूब में होता है तो जो ट्यूब है वो फैल नहीं पाएगा, स्टिच नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो यूट्रस होता है वो फैलता है, लेकिन जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो फैलता नहीं है। तो वो फैल नहीं पाएगा, और जब फैल नहीं पाएगा तो पेन होगा और उसके बाद ब्लीडिंग भी होगा। तो पैथोफिजियोलॉजी समझ में आया? एक इजी सा पैथोफिजियोलॉजी, ये 2 लाइन का समझ में आया सबको? किसी को कुछ डाउट? सबको समझ में आया है? नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में सबसे पहले है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है और अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में कौन सा? TVS, ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाता है। इसमें क्या होता है? एक प्रोब होता है अल्ट्रासाउंड प्रोब, जिसको विजाइना से यूट्रस में डाला जाता है, और यूट्रस के सभी पार्ट, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, और मतलब जो यूट्रस का सारा पार्ट है वो पूरा अच्छे से उसका पिक्चर को देखा जाता है इसमें ट्रांस विजाइनल अल्ट्रासाउंड में।
तो ये दोनों टेस्ट होता है इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी को कंफर्म करने के लिए। समझ में आया? सबको समझ में आई? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसमें जो ट्रीटमेंट होता है, मैनेजमेंट होता है, वो टू टाइप का होता है। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट और एक होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है मेडिसिन देकर के ट्रीटमेंट करना, और सर्जिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है सर्जरी के द्वारा हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मेडिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, क्या करते हैं, मीथोट्रेक्सेट थेरेपी। मीथोट्रेक्सेट थेरेपी में क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग के जो सेल्स होते हैं, जो दूसरी जगह जाके यूट्रस में इम्प्लांट हुए हैं, उनके सेल्स को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है और या फिर उनको खत्म किया जाता है इस थेरेपी के जरिए। ये होता है मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो साल्पिंगोस्टोमी करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें एक छोटा सा छेद किया जाता है, ओपनिंग किया जाता है, और उस ओपनिंग के जरिए जो फर्टिलाइज्ड एग है उसे निकाला जाता है। और उसके बाद है साल्पिंगोक्टोमी। साल्पिंगोक्टोमी के में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाता है, उसे बोलते हैं साल्पिंगोक्टोमी। उसके बाद है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में स्टमक में कैमरा डाला जाता है और कैमरे से पूरे स्टमक का असेसमेंट किया जाता है, उसका चेकअप किया जाता है। उसके बाद है लेप्रोटोमी। लेप्रोटोमी में स्टमक का सर्जरी किया जाता है। तो ये हमारे 6 पूरे वो थे, मैनेजमेंट था इसका, ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नर्सिंग केयर। ये समझ में आया? इन सारे वर्ड्स में किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये जो 4 वर्ड है इसमें असेसमेंट होता है और इसमें सर्जरी नहीं होगा, थोड़ा सा ओपनिंग किया जाएगा। समझिए, सर्जरी होगा, थोड़ा सा ओपनिंग किया जाता है और इसमें जो है ट्यूब को रिमूव किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को, और इसमें जो है स्टमक का सर्जरी किया जाता है। तो ये वर्ड आप सभी को समझ में आ गए हैं? किसी को कुछ डाउट इन सभी में? सबको क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब होता है जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है उसे कैसे पहले से ही कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। तो फर्स्ट इसमें आता है अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ पीआईडी, मतलब जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज है। पीआईडी का मतलब मैं आप लोग को पहले ही बताई, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। तो अर्ली ट्रीटमेंट मतलब जो पीआईडी है उसका जल्दी से ट्रीटमेंट करवाना। अगर हमें पता चल रहा है कि इस मदर को पीआईडी है तो उसका ट्रीटमेंट जल्दी से करवाना, ये नहीं है कि बाद में करवा लेंगे, उसका अर्ली ट्रीटमेंट करवाना। उसके बाद है एंटीनेटल चेकअप, मतलब जो मदर प्रेग्नेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस टाइम पे मदर का हर मंथली टेस्ट करवाना, उनका चेकअप करवाना, जिसे ANC हम लोग का एक टॉपिक आता है एंटीनेटल केयर। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि कौन से मंथ में कितना कितना कैसे कैसे चेकअप करवाते हैं। ये हम लोग ANC के अंदर पढ़ते हैं, एंटीनेटल केयर के अंदर। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है नर्सिंग केयर। क्या क्या नर्सिंग केयर करते हैं? वाइटल साइन चेक करेंगे, जिसमें हम लोग वाइटल साइन पता है ना, वाइटल साइन में क्या क्या चेक करते हैं? TPR, टेम्परेचर, पल्स और रिस्पिरेशन, और इसके साथ में ब्लड प्रेशर। तो ये सब इसमें वाइटल साइन हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद है मैनेज पेन, पेन को कम करना। ऑब्जर्व ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को चेक करेगी एक नर्स की कितना ब्लीडिंग हो रहा है, वो सब उसको चेक करना, वो होता है ऑब्जर्व ब्लीडिंग। इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट करना कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगी। उसको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी तो ऐसे लग रहा है मैं डेथ हो जाऊंगी या कुछ भी ऐसे सोचते हैं ना लोग, तो उसको इमोशनली सपोर्ट करना कि वो ठीक हो जाएगी। ये 4 पॉइंट इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है और ये 2 पॉइंट इसके अंदर प्रिवेंशन के अंदर
इसमें मैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, जो हम लोग के लिए ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग इसका लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, प्रोग्नोसिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोग्नोसिस एंड फ्यूचर फर्टिलिटी। इसमें क्या होता है, प्रोग्नोसिस मतलब कौन जानता है, किसको याद है? स्टार्टिंग में मैं प्रोग्नोसिस का मतलब बताई थी, इसका मतलब क्या होता है, किसी को याद है? करेक्ट है, फ्यूचर में जो बीमारी है उसका फ्यूचर कैसा होगा, वो होता है प्रोग्नोसिस। एंड फ्यूचर फर्टिलिटी मतलब जो मदर है वो फ्यूचर में क्या प्राकृतिक रूप से प्रेग्नेंट हो सकती है बिना कुछ ट्रीटमेंट के, वो होता है फ्यूचर फर्टिलिटी। तो फ्यूचर प्रेगनेंसी चांसेस, फ्यूचर में जो है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, फ्यूचर में प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं उस मदर को जिसको ऑलरेडी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुका है। सेकेंड है रिकरेंस रिस्क, मतलब ये कि ये जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिचुएशन अभी है या बाद में फ्यूचर में भी हो सकता है। तो ये दो प्रोग्नोसिस होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के। तो ये हमारा था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आई होप कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। जहाँ नहीं समझ में आया होगा आप लोग कमेंट करके पूछेंगे। और आज का जो हमारा ये चैप्टर था यहीं पर फिनिश होता है। तो आप लोग को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोग नेक्स्ट क्या टॉपिक चाहते हैं वो टॉपिक कमेंट करिएगा। मैं नेक्स्ट उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।